बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज पे। लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज जो हमारी ज़ुबान होती है, ये एक ऐसा, अकॉर्डिंग टू हार्ले ये कहता था कि लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम ऑफ सिंबल्स है और रूल्स हैं। कुछ ऐसे सिंबल्स हैं और रूल्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम दूसरे इंसान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने का एक तरीका है लैंग्वेज। ठीक है। सिंबल क्या थिंग्स होती हैं? जो वर्ड रिटन भी होते हैं और स्पोकन वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है। जो लफ्ज़ हम लिखते हैं या जो लफ्ज़ हम बोलते हैं। रूल्स ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाई, लैंग्वेज के रूल्स स्पेसिफाई करते हैं कि हम वर्ड्स को किस तरह से ऑर्डर में ला के उनको सेंटेंसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हम लैंग्वेज के रूल्स को अपना कर तभी हमें पता चलता है ना हमने कौन से अल्फाज को किसके साथ जोड़कर एक जुमला बना के अगले बंदे को बताना है। ठीक है। लैंग्वेज इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड मीन ऑफ, कि हमने ऑर्गेनाइज करना है वर्ड्स को इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें। और वर्ड्स के फीचर्स या लैंग्वेज के फीचर्स को भी हमने स्टडी करना है। इसके अंदर लैंग्वेज के कुछ स्टेजेस हैं और उसके बाद लैंग्वेज को हम कॉम्प्रीहेंड किस तरह से करते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज सिस्टम या लैंग्वेज हमारे अंदर डिवेलप किस तरह से होती है। ठीक है। उसने कहा ये हमें पता है कि लैंग्वेज जो हमारे अंदर लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारी लैंग्वेज किस तरह से डेवलप होती है। ये इसका एक यूनिवर्सल टाइम टेबल है, यानी कि जो सारे लोगों पर एक जैसा ही होता है, किसी का चेंज नहीं होता। हर बच्चा अपने बचपन में उन्हीं सीक्वेंस से उन्हीं स्टेप्स में से गुजर के बड़ा होकर अपनी लैंग्वेज को अडोप्ट करता है अकॉर्डिंग टू हर कल्चर। अपनी कल्चर के मुताबिक, अपनी सकाफत के मुताबिक उस ज़ुबान को सीखता है। ज़ुबान की तरह और भी जितनी भी लर्निंग, यानी कि जिन जिन चीज़ों से हम सीखते हैं, इन सब में मैच्योरेशन प्रिंसिपल आता है कि जिस जिस तरह से हम मैच्योर होते हैं, पहले हम स्मॉलर स्टेजेस से मैच्योरेशन की तरफ आते हैं ना। एकदम से तो हम मैच्योर नहीं हो जाते, पहले हम कुछ सीखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती रहती है हमारी पर्सनैलिटी और फिर हम कोई चीज़ सीखते हैं। इस तरह बच्चा पैदा होते ही बोलना नहीं सीख जाता। ठीक है। जिस जिस तरह की ज़ुबान से हम उसको एक्सपोज करेंगे, यानी कि जिस जिस ज़ुबान से हम उसको मुतारिफ़ करवाएंगे, वो वही ज़ुबान बोलना शुरू कर देगा। देयर आर 3 मेजर स्टेजेस इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता है पठानी बोलते हैं बच्चे। ठीक है। पठानी ज़ुबान बोलते हैं। बलोचिस्तान के लोग बलोची ज़ुबान बोलते हैं। तो उनके बचपन में जो उनको ज़ुबान सिखाई जाती है उन्होंने वही बोलनी होती है। ठीक है। 3 मेजर स्टेजेस होती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में। सबसे पहली होती है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, जिससे जो बच्चे के पैदा होने से 12 महीने तक चलती है। उसके बाद 12 से 18 महीने तक, यानी कि 1 साल 8 महीने के तक उसकी 1 वर्ड स्टेज चलती है और उसके बाद 2 वर्ड स्टेज आती है। और उसके बाद फिर 2 वर्ड स्टेज के बाद वो उसमें आगे से 2 स्टेजेस होती हैं और दूसरी स्टेज जो है उसकी वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए उसकी चलती है। ठीक है। अब सबसे पहली स्टेज की बात करते हैं, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। प्री के नाम से स्टार्ट हो रहा है कि जब बच्चा अभी अपने पहले साल में होता है, जब पैदा होता है, तो वो अपने वोकल कॉर्ड्स यानी कि अपने वोकल ऑर्गन्स को इस्तेमाल करके किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि वो रोना स्टार्ट करता है। ये सबसे पहला उसका काम होता है बच्चे का। ठीक है। पहले महीने सिर्फ उसने रो कर हमें अपनी आवाज़ बतानी है, यानी कि हम उसको सिर्फ उसके रोने से हम या उसकी आवाज़ें निकालने से हमने पहचाना होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। सेकंड है, इसके प्री लिंग्विस्टिक स्टेज के अंदर 2 स्टेजेस आती हैं, कूइंग और बैबलिंग। कूइंग का मतलब ये 6 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चा कूइंग करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जब हम जिस बात से उससे खुशी होती है, यानी कि जब बच्चा खुश होता है हम उसे कोई चीज़ देते हैं जिससे वो कंफर्टेबल फील करता है या उसको प्लेयर हासिल होता है, तो वो वोवल साउंड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। सेकेंड इसमें होता है बैबलिंग। पहले वो कूइंग करना स्टार्ट करता है 6 हफ्ते के अंदर अंदर, और 6 हफ्ते के बाद वो 9 महीने तक बैबलिंग करता है। बैबलिंग उसकी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में आती है, जिसमें वो क्या करता है, फिनोम्स प्रोड्यूस करता है, जैसे वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स वगैरह वर्ड्स यूज़ करता है, बा, मा, टा एंड सो ऑन। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी 1 वर्ड स्टेज। 1 वर्ड स्टेज क्या आती है, जो उसके 1 साल तक चलती है। उसमें वो क्या करता है, 1 वर्ड प्रोड्यूस करता है, जैसे कहता है मामा, मिल्क, बाबा, या इस तरह के वर्ड्स वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 1 वर्ड स्टेज ख़त्म होने के बाद फ़ौरन से बच्चा जो है वो सेंटेंसेस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद 2 वर्ड स्टेज आती है। जैगरेन कहता था नॉन वर्ड्स कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस्ड अप टू अनदर 6 मंथ, कि अगले 6 माह तक भी वो बच्चा नॉन वर्ड्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। नॉन वर्ड्स का मतलब है कि 1 सिंगल वर्ड वो प्रोड्यूस करता है, सेंटेंस बनाना भी उसने स्टार्ट नहीं किया।
उसके बाद आता है 2 वर्ड स्टेजेस ऑफ 2 वर्ड सेंटेंस के 2 वर्ड वो कब प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 वर्ड स्टेज एक यूनिवर्सल स्टेज है, इसीलिए 1 वर्ड से वो ट्रांजिट करके वो कहाँ पैबलिंग से वो 1 वर्ड स्टेज पे आता है ट्रांजिशन करके। अब ट्रांजिशन से 1 वर्ड से उसने 2 वर्ड स्टेज में जाना है। 2 वर्ड स्टेज में क्या करता है कि उसकी ग्रामर यानी कि वोकैबुलरी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, एक चीज़ के उसको डिफरेंट मीनिंग पता चलना शुरू हो जाते हैं। ये जो सेकंड वर्ड स्टेज है 2 वर्ड स्टेज है, इसको हम 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक है स्टेज 1 ग्रामर और एक है स्टेज 2 ग्रामर। स्टेज 1 ग्रामर उस बच्चे की क्या होती है 18 से 30 मंथ तक, ठीक है, यानी कि 30 साल तक 3 साल तक के बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बच्चे की जो स्पीच होती है ना, इस टाइम पे जो वो स्पीच प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो वर्ड्स या सेंटेंसेस बोल रहा होता है, उसको हम कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच, ठीक है। बिकॉज वो सिर्फ थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल टर्म्स यूज़ कर रहा होता है, बिल्कुल कोई रिजिड ग्रामेटिकल टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा होता कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही सेंटेंस उसने बोलना है। वो कुछ भी बोल देता है, जैसे कहता है साद मिल्क, ठीक है, कि अपने भाई साद को कह रहे हैं मुझे दूध दे दो, ठीक है, या कह रहा है मामा मिल्क, पापा मिल्क, मामा गो, या जैसे बच्चे आजकल उर्दू में बोलते हैं मामा बाहिर, पापा बाहिर, या इस तरह वर्ड बोलते हैं, मामा खाना, ठीक है। तो इस तरह की ग्रामर उसकी डेवलप होती है। लेकिन जो स्टेज 2 होती है ना, जिसमें वो 30 मंथ से अबव हो जाता है, यानी कि 2 महीने या कुछ 7-8 माह तक की ये बात कर रहा है, जब बच्चा 4 या 5 साल का हो जाता है, उस स्टेज पे आके बच्चा जो है उसकी वोकैबुलरी दिन ब दिन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज वो लोग स्कूलिंग भी उसकी स्टार्ट हो जाती है, उसको हम सेंटेंसेस बनाना सिखा देते हैं। अब वो 1 वर्ड या 2 वर्ड सेंटेंसेस यूज़ करके अपने जो सेंटेंसेस हैं ना उनको एक सही शक्ल में बोल पाता है इस स्टेज पर आकर। इसके बाद ये स्टेज लास्ट स्टेज है। इसके बाद फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वगैरह सारा कुछ करना स्टार्ट कर देता है खुद ब खुद। जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती जाती है, अपनी कल्चर में रहते रहते हैं, अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है लैंग्वेज या वर्ड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। कोग्निटिव साइकोलॉजी इस बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि जब हम बच्चे जो हैं वो अपनी स्पीच प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या रीडिंग कर रहे होते हैं या लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जैसे कि लिख के कुछ बता रहे होते हैं हमें या बोल कर बता रहे होते हैं, तो उनका ये चीज़ें उनकी प्रोड्यूस कैसे होती हैं, इनमें कौन कौन सी जो अमल है ना वो करता है, तो फिर उसको वो बात करनी आती है या बोलना आता है या क्या करना आता है, ठीक है। तो क्लार्क एंड क्लार्क कहता था कि हमारा गोल क्या होता है, हमारा गोल ये होता है कि हमने डिस्कवर करना है कि स्पीकर जो है, जो इंसान बोल रहा है, वो अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में किस तरह से कन्वर्ट करके बोल रहा है, और जो लिसनर है उसके आइडियाज़ को वर्ड में कन्वर्ट करके कैसे समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्पीकर हूँ, मैं बोल रही हूँ और मैं अपनी थिंकिंग अपने आइडियाज़ को, जिससे मैं इस लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मैं आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करके बता रही हूँ। इसी तरह आप लिसनर हैं, आप इसे सुन के किस तरह से अपने मेरे आइडियाज़ को अपने वर्ड में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि हम अंडरस्टैंड करें किसी दूसरे की लैंग्वेज को, ठीक है। पहले हम उसके वर्ड्स को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स सुनते हैं, ठीक है, फिर उनको कंबाइन करते हैं उसके अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग। उसके थॉट्स और इंटेंशंस भी हम लेते हैं कि वो हमें क्या कन्वे करना चाह रहा है, वो हमें क्या बात बताना चाह रहा है, और उसके बाद हम उसको अपनी इंटेंशंस या अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके कंबाइन करके उसको समझते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में दोनों का काम बराबर का है। मैं जो बता रही हूँ स्पीकर अपनी ऑडियंस को जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड कर रही हूँ, और अगर आप उसको समझ कर अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसको याद रख रहे हो तो वो आपकी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में 2 लेवल्स आते हैं। सबसे पहला है सिंटैक्टिक एनालिसिस और दूसरा है सीमेंटिक एनालिसिस। सिंटैक्टिकल एनालिसिस सबसे पहला लेवल होता है जिसमें हम लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि वर्ड्स को हम कंबाइन किस तरह से करते हैं। तो देखो, वर्ड्स को जब हमने कंबाइन करके अंडरस्टैंड करना होता है तो उसके लिए हमारी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर हमारी ग्रामर ठीक नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमने किस सेंटेंस को किस सेंस में जोड़ना है, प्रेजेंट टेंस को किस तरह से लिखना है, पास्ट टेंस को किस तरह से लिखना है, फ्यूचर को किस तरह से लिखना है, तो ग्रामर एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने वर्ड्स को अरेंज करके अपनी नॉलेज को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
ग्रामर जो होती है इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या है हमारे सेंटेंस का, देखो मैं कौन सी वर्ब यूज़ कर रही हूँ, नाउन क्या, आर्टिकल, एडजेक्टिव क्या यूज़ कर रही हूँ, और निचोड़ क्या है मेरे सेंटेंस का, सिंटैक्स। ठीक है, वर्ड का स्ट्रक्चर और सेंटेंस का स्ट्रक्चर दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं सिंटैक्टिकल एनालिसिस में। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में मैं देखती हूँ कि मेरा सेंटेंस जो है ये मीनिंग क्या कन्वे कर रहा है, यानी कि मैंने जो एक पूरा जुमला बोला है इसका मतलब क्या है, इसको लोग किस तरह से एनालाइज करेंगे, किस तरह से समझेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो आप इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करोगे, यानी कि इंटेंडेड मीनिंग मेरे सेंटेंस का क्या था वो उसके लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होगा। लिटरल मीनिंग क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे लाइन पढ़ रही हूँ, इन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एनालिसिस ऑफ सेंटेंस मीनिंग इज कॉल्ड सिमेंटिक एनालिसिस, ये इसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन आप इसको किस तरह से समझ रहे हो। ठीक है, आप इसके मीनिंग्स को किस तरह से इंटेंड कर रहे हो, किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहती हूँ व्हेन वी से व्हाट अ बुक, अब मैं कहती हूँ व्हाट अ बुक, ये मैं इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये बहुत अच्छी बुक है, या मैं इसके ऊपर सार्केज्म यानी कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रही हूँ कि ये कितनी गंदी बुक है, कि किस सेंस में मैं इसके मीनिंग को लेके जा रही हूँ। ठीक है, लिटरल मीनिंग उसका क्या है, व्हाट अ बुक। अब उसका इंटेंडेड मीनिंग हर इंसान की परसेप्शन के अकॉर्डिंग होगा, जैसे कि आप इस बुक को अच्छा कंसीडर करते हो तो अच्छा मीनिंग लोगे, बुरा कंसीडर करते हो तो बुरा मीनिंग लोगे। नेक्स्ट आता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स का मतलब है कि इंटेंडेड मीनिंग क्या है। पीछे हमने लिटरल मीनिंग पढ़ा था, लिटरल मीनिंग हम बताते हैं किसी चीज़ का और उसमें इंटेंडेड मीनिंग हमने किस तरह से लेना है। ठीक है, यानी कि सिमेंटिक एनालिसिस में हम सिर्फ एक सेंटेंस को एनालाइज करके देखते हैं, लेकिन इसमें हम इंटेंडेड मीनिंग के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिकली लोग उस मीनिंग को किस तरह से लेंगे। यानी कि अभी मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ तो प्रैक्टिकली आप उसको किस तरह से समझोगे, आप उसको आगे उस इंफॉर्मेशन को यूज़ किस तरह से करोगे। ठीक है, बिकॉज प्रैग्मेटिक ऐसे सोशल रूल हैं, हमारे मुआशरे के असूल हैं जिनमें रहकर जिनके मुताबिक हम अपनी जो ज़ुबान है ना उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें हम लिसनर का पर्सपेक्टिव देखते हैं और स्पीकर के पर्सपेक्टिव पे भी फोकस करते हैं कि जो स्पीकर है, जैसे कि यहाँ पर मैं स्पीकर हूँ, मैं आप सब मेरी ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो आपको मैं किस तरह से अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या मैंने सक्सेसफुली प्रॉपर तौर पर आपको अपना मैसेज पहुँचाया भी है कि नहीं। और फिर डिपेंड करता है लिसनर का पर्सपेक्टिव कि आपने उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है या नहीं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इंटेंडेड मीनिंग। मेरा भी एक इंटेंडेड मीनिंग होगा और एक आपका होगा। सिंटैटिक और सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर 4 मेजर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये, सबसे पहले हम सिंटैक्टिक एनालिसिस करते हैं, किसी भी जुमले का सिंटैक्टिक एनालिसिस करेंगे फिर सिमेंटिक पे जाएंगे, क्योंकि सिंटैक्टिक एनालिसिस में हम स्ट्रक्चर देखते हैं हमारे सेंटेंस का क्या, हमने वर्ड्स को कंबाइन किस तरह से करना है, और सिमेंटिक एनालिसिस में हम उनको कंबाइन करके मीनिंग देते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, वर्ड्स को कंबाइन करेंगे, फिर ही उसको मीनिंग देंगे ना, तो इसीलिए पहले सिंटैक्टिक एनालिसिस होता है फिर सिमेंटिक एनालिसिस होता है। ठीक है, सिंटैक्टिक एनालिसिस सिमेंटिक से पहले भी हो सकता है इन सम सिचुएशंस। ठीक है, कि पहले हम किसी बात को मीनिंग दे दें और उसके बाद उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि सिंटैक्टिक और सिमेंटिक एनालिसिस दोनों एक वक्त में भी हो सकते हैं। सिंटैक्स और सिमेंटिक्स जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, इनका हैंड इन ग्लव रिलेशनशिप है, जैसे हाथ के ऊपर दस्ताना पहनने वाला हिसाब है ना, वो है। क्योंकि सिंटैक्स का मतलब भी वही होता है कि किस तरह हम अपने मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात को किसी दूसरे बंदे को समझाने की कोशिश करते हैं। और सिमेंटिक्स का भी यही मतलब होता है कि हमने मीनिंग किस तरह से देना है अपनी लैंग्वेज को, या अपने जो सेंटेंस है या वर्ड्स हैं जिनको कम्युनिकेट करने की मैं दूसरे बंदे के साथ कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद एक और मेथड है जिससे हम अपनी लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पार्सिंग। पार्सिंग क्या है कि हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंटैक्टिकल के हमने वर्ड्स को किस तरह से कंबाइन करना है। ठीक है, और दूसरा है सिंटैक्टिकल का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर क्या है हमारे सेंटेंस का, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको पता है कि ग्रामर के मैं कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। सिंटैक्टिकल और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का मतलब एक ही होता है, इज़ नोन एज पार्सिंग। जब हम कोई जुमला सुनते हैं तो हम देखते हैं कि वर्ड किस तरह से आ रहे हैं। इनकमिंग वर्ड्स का मतलब है कि जो अब मैं बोल रही हूँ ना, अब ये वर्ड्स आपके माइंड में क्या रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे किसी चीज़ की या किसी सेंटेंस की। ठीक है, जब भी आपको कोई स्टिमुलस वर्ड आ रहे हैं, जैसे कोई इंसान आपको कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो इससे आपके माइंड में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी बात का, दिस इज़ कॉल्ड पार्सिंग। ठीक है, पार्सिंग जो है एक इंग्लिश सेंटेंसेस के लिए थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर हमको इंग्लिश सेंटेंस बोल रहे हैं उनके लिए पार्सिंग डिफरेंट होगी, जर्मन के सेंटेंसेस बोलते हैं तो उनकी वर्ड ऑर्डर की जो सिलेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है।
दो तीन थेरीज़ हैं जो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस की हैं कि ये जो सी पार्सिंग को सपोर्ट करती हैं। गार्डन पाथ मॉडल, कंस्ट्रेंट बेस्ड मॉडल और अनरिस्ट्रिक्टेड रेस मॉडल। इन सब के सिर्फ आपको नाम याद करने हैं। गार्डन पाथ मॉडल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा बाग है नॉलेज का, यानी कि जुमलों का एक बहुत बड़ा बाग है, इसमें से आपके साथ वो कौन सा जुमला जो है वो आपकी शख्सियत के साथ मिल रहा है, उसकी तरफ आपने जाना है। कंस्ट्रेंट बेस्ड मॉडल का मतलब है कि मैं आपको बता रही हूँ कि यही सिर्फ 5 जुमले हैं, इनको जोड़ के तुमने एक चीज़ बनानी है, इसको तुम मतलब कि चेंज नहीं कर सकती। अनरिस्ट्रिक्टेड रेट्स मॉडल का मतलब है कि अगर आपकी कल्चर में ये वाली ज़ुबान बोली जा रही है, ये वाली पार्सिंग के मेथड या लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के मेथड यूज़ हो रहे हैं, तो किसी और जगह पर नहीं हो सकते। ये सारी की सारी थ्योरीज इस एजम्पशन पे बेस करती हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर यानी कि आपका लिंग्विस्टिक इनपुट क्या है। लिंग्विस्टिक इनपुट का मतलब है कि आप कौन सी चीज़ बोल रहे हो, ठीक है। आपके पास जो इनकमिंग वर्ड्स हैं वो किस शक्ल में आ रहे हैं, वो कंप्लीट हैं, डिटेल्ड हैं, एक्यूरेट हैं। अगर तो वो कंप्लीट, डिटेल्ड और एक्यूरेट होंगी तो हम इन तीनों में से कोई भी मॉडल यूज़ करके उस पर पार्सिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म। सैफिर वुल्फ ने एक हाइपोथेसिस दिया था जिसकी बेस पे उस लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म पे बात करता था। वो ये कहता था कि जिस तरह लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं ना, इसी तरह उनकी जो ज़ुबानें हैं ना वो भी बिल्कुल डिफरेंट बोल रही होती हैं। यानी कि जब हम किसी को कोई बात बोल रहे होते हैं तो उसके हर इंसान अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग ना उसको समझ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने उसको बात किसी और वे में कही होती है और वो किसी और वे में अंडरस्टैंड करते। तो जिस तरह लोग मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं इस तरह लोग मुख्तलिफ सोचते भी हैं। तो हमने इसमें ये स्टडी करना होता है कि किस तरह से जो लैंग्वेज है वो हमारी थिंकिंग पे या हमारे कोग्निटिव सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रही है, उस पर असरअंदाज कर रही है। तो जब हम ये देखते हैं ना कि लैंग्वेज हमारे थॉट प्रोसेसेस पे यानी कि हमारे सोचने की सलाहियत पे हमारी ज़ुबान का क्या असर आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। और इसको सैफिर वुल्फ हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, ठीक है। लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि लैंग्वेज और उसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ह्यूमन नॉलेज एंड थॉट यानी कि वो इंसान उसकी जहनीत किस तरह की है कि वो अपनी मेमोरी में उस चीज़ को किस तरह से परसीव कर रहा है, उस चीज़ के बारे में कैसा सोच रहा है, ठीक है। हर इंसान जो है वो एक इंसान जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ सोचता है। इसी तरह हर इंसान की सोचने की सलाहियत होती है। जो लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ या कल्चर में रह रहे होते हैं, हर इंसान की उसकी कल्चर के अकॉर्डिंग थिंकिंग डिफरेंट होती है। सैफिर वुल्फ कहता था कि लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना अपनी दुनिया को ना उसकी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स की बेस पे देख रहे होते हैं। जो कि वो रोज़मर्रा के अपनी ज़िंदगी में ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग वो हर तजर्बे को देखते हैं। सैफिर कहता था कि जो भी हम देखते हैं या सुनते हैं ना अदरवाइज एक्सपीरियंस, वो इस बिना पर देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं कि जो हमारे लैंग्वेज के हैबिट्स होते हैं ना, जो हमारी कम्युनिटी ने हमें दे दी हुई हैं कि आपने अपनी दुनिया को इसी तरह से इंटरप्रेट करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट का हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो सैफी कहता था जो भी चीज़ हम देखते हैं या सुनते हैं और उसके बाद जब हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं ना, तो वो हमारी वही थिंकिंग होती है जो हमारी कम्युनिटी में रह के पहले से हमारी लैंग्वेज या हमारी थिंकिंग बनी हुई होती है। जिस तरह से हम पहले किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं उसी तरह से दोबारा उस चीज़ को देख के सुन के इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। वो पहले कहीं ना कहीं पास्ट में हमने देखी होती है। वुल्फ ये कहता था कि हम नेचुरल लाइंस जो हम बोल रहे होते हैं ना, इनको हम डाइसेक्ट करते हैं यानी कि पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं या कट डाउन कर देते हैं बाय आवर नेटिव लैंग्वेज। जो हमारी मादरी ज़ुबान होती है, पैदाइशी ज़ुबान होती है ना, उसी के मुताबिक हम अपनी जो आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तजुर्बात होते हैं ना उनको देख रहे होते हैं। हम अपनी दुनिया को एक क्लाइडोस्कोप फ्लक्स में देख रहे होते हैं। क्लाइडोस्कोप फ्लक्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो माजी में गुजर गया होता है हमारे साथ, उन्हें हमने अपने माइंड में किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया होता है और अब हमारे लिंग्विस्टिक सिस्टम में वो किस तरह से आ रहे हैं। जैसे कि जब मैं किसी को अपना कोई तजुर्बा बता रही हूँ तो वो किस तरह से बता रही हूँ, किस तरह से उसको अपनी बात कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बहुत साल से मैं साइकोलॉजी पढ़ी हूँ, 5-6 साल से पढ़ी, तो 5-6 साल में मैंने क्या कुछ पढ़ा है वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस है ना, और उसकी बेस पे मैं आपको अभी अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रही हूँ जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो ये होता है क्लाइडोस्कोप फ्लक्स, जिसमें हमारी सारी इंटेंशन में अपनी असल में मैं अपनी थिंकिंग या थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को रिफ्लेक्ट करने की या दिखाने की या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सैफिर वुल्फ ने अपने जो हाइपोथेसिस है उसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। एक था लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म और एक है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि
हम किसी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रिकॉग्नाइज किस तरह से करते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो हम उस चीज़ के बारे में किसी दूसरे बंदे को किस तरह से बता सकते हैं, हमने उन कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में किस तरह से सेव किया हुआ है। ये इसमें इसे कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म वीक भी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। बिकॉज अभी हम कल पढ़ते हैं और अगले दिन हमें वो चीज़ का कॉन्सेप्ट भूला होता है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट जिनको हम स्ट्रॉन्गली अपने माइंड में स्टोर नहीं करते वो वीक डिटर्मिनिज्म शो करते हैं, और जिनको हम स्ट्रॉन्गली सेव कर लेते हैं, जो आज के 5 साल बाद भी हमें दोबारा से याद करने के लिए कहा जाए तो हमें याद आ जाए, इट इज़ नॉन एज स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म का मतलब है कि हम इनकोड किस तरह से करते हैं एक लैंग्वेज को, ठीक है। हम सिर्फ एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को अपने माइंड में स्टोर नहीं कर रहे होते, बल्कि डाइवर्स लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। आप देखिए सम टाइम हम वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, जैसे भी मैं आपको समझा रही थी, मैं उर्दू इंग्लिश वर्ड्स का मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह कल्चर पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी लैंग्वेज को या फिर कौन कौन सी ग्रामर या सिंटैक्स वर्ड को यूज़ करके एक आपको बात कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर डाइवर्सिटी कितनी है, कितनी डाइवर्स लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एटमॉस्फेयर, जो हमारा माहौल होता है और जो हमारी कल्चर होती है ना, सकाफत जिसमें हम रह रहे होते हैं, उसके हमारे डिकोडिंग कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा असर आता है। जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर रहे होते हैं ना अपने माइंड में, जिस तरह हम कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन को डिकोड करते हैं, मतलब कि स्टोर करते हैं, इसी तरह हम अपने दिमाग में भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर ही कर रहे होते हैं, डिकोड कर रहे होते हैं। तो हर इन्फॉर्मेशन के ऊपर जब हम अपने माइंड में स्टोर कर रहे होते हैं, तो हर कॉन्सेप्ट के का हमारी जो सकाफ़त होती है, जो हमारी ज़ुबान होती है ना, उसका बहुत गहरा असर होता है हमारी थिंकिंग के ऊपर या हमारी चीज़ को स्टोर करने की सलाहियत पर। यानी कि किसी चीज़ को अपने जहन में बिठाने की सलाहियत में इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। जज़ाकल्लाह। कोई भी मसला, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।